अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आ भी रही है तो आप कैसे बताएंगे मेरे को? नहीं भी आ रही तो आप कैसे बताएंगे? कोई तरीकेकार नहीं है इसका। अच्छा जी, नाजरीन और हाजरीन, हमने अब तक स्टार्ट कर दिया था, नहीं एंड कर दिया था। हमने अब तक दो चैप्टर एंड करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, बरकने ड्रिल, नंबर वन, नंबर टू। नंबर पोइट्रीज में आते हैं तो हमने तीन पोइट्रीज कवर करी है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द एबट ऑफ कैंटरबरी। ऐसा ही है? जवाब दो बेटा। ऐसा ही है? जी, बिल्कुल ठीक फरमाया। आपके सामने एक टाइटल मैंने लिखा हुआ है। टाइटल अगर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने टाइटल जो लिखा है वो क्या है? दी यूनाइटेड नेशंस। क्या लिखा है? दी यूनाइटेड नेशंस। अब मेरे बच्चों, पहली तो बात, जब भी आप यूएन का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पहली तो बात, ये टॉपिक एक लेंदी टॉपिक है। अच्छा, अब जरा मैं एक काम करने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट्स तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, हाँ, जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो मुझे मैसेज करके बता दिएगा कि क्या ऐसा ठीक है या नहीं। ये चैप्टर है काफी हद तक बोरिंग चैप्टर। बोरिंग नहीं मैं कहूँगा, आप इसको हिस्टोरिक कह लें। अब जब हिस्टोरिक बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों को वो एलिमेंट जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता, और वो एलिमेंट उनके लिए एक ड्राई एलिमेंट होता है। तो उन समवेयर वो अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज कर रहे होते हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं जो हूँ इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैं इस चैप्टर को इन द मिडल छोड़ नहीं सकता। एक इम्पॉर्टेंट है, मुझे तीन तीन का पेयर जो है वो कंप्लीट कराना है अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, और बाद में पता नहीं कोई टेक ओवर कर ले, अगर हाईजैक कर ले अगर मेरे कोर्स को, तो उस चीज को भी थोड़ा सा मुश्किल में बना दूं। तो उस चीज के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं एक और चीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ। अगर आप उस चीज के लिए विलिंग है तो मुझे बता दिएगा। अगर आप विलिंग है तो मुझे बता दिएगा, मैं उस चीज को स्टार्ट कर दूंगा। सही है? एक दिन हम चैप्टर चलाएंगे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ ही क्लास के अंदर एक प्ले आपका स्टार्ट कर दूं, काउंट्स रिवेंज। अगर आप इस चीज पे विलिंग है तो ठीक है, नहीं भी है तो मुझे बता दिएगा। जो मोस्ट, यानी कि जहाँ पे मोस्ट बच्चे जिस डिसीजन मेकिंग में होंगे या जिस चीज को वो चूज करेंगे, वो हम काम कर लेंगे। ठीक है? अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर को ही खत्म करवा दूं, तो वो भी बता दिएगा। अब एक चीज आपको याद जो रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये चैप्टर आपके कोर्स का सबसे लेंदी चैप्टर है। आपके कोर्स का सबसे लेंदी चैप्टर जो है वो यही है। सही है? अब अगर ये सबसे लेंदी चैप्टर है, इसको मतलब इसको खत्म करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कुछ तगड़े किस्म के। इसको खत्म करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी है। अगर आपने ये पेज नंबर 25 पर देखा है, अगर 24 आई गेस था, अगर आपने पेज नंबर 24 पर देखा होगा, तो सबसे पहले लिखा हुआ है पार्ट 1। फिर आप पेज नंबर 25 पे देखेंगे पार्ट 2। फिर पेज नंबर 26 से स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3। तीन पार्ट्स तक ये चैप्टर जा रहा है। कितने पार्ट्स तक? तीन। अब तीनों पार्ट्स के अंदर अलग अलग चीजें जो है वो एलाबोरेट करी हुई है, यानी कि डोमेन सेम ही है, टॉपिक जो है वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन उस तीन के एक ही एलिमेंट की अलग अलग चीजें जो है वो बताई गई हैं इन डिटेल। यानी कि पार्ट 1, अगर मैं सिंपल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं, ब्रीफ बताते हुए, तो पार्ट 1 है सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड। पार्ट 2 है स्ट्रक्चरल एंड बॉडी के ऊपर है, कि किस तरीके से यूएन की स्ट्रक्चर एंड बॉडी डिजाइंड है। एंड पार्ट थ्री जो है
वो फोकस करता है उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर। तो तीन पार्ट्स हो गए। पार्ट वन मेनली फोकस किस पे करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। पार्ट टू किस पे फोकस करता है, उसका स्ट्रक्चर एंड बॉडी के ऊपर। फिर आता है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री किस पे फोकस करती है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें, पहले तो हमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कॉपी करने, वो मैं ज़रा करवा दूँ फिर आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले, या यूनाइटेड नेशन क्या है, क्यों हो गया दुनिया के अंदर, कैसा उसका कयाम हो गया, क्या वजूहात थी, उस पर जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि बैकग्राउंड क्या था और किस बैकग्राउंड की बेसिस के ऊपर यूनाइटेड नेशन जो है वो सेटल होता है, या यूनाइटेड नेशन जो है वो एक तरीके से फॉर्म हुआ क्यों, उसके पीछे ग्राउंड रियलिटी क्या थी। सही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड वॉर वन हुई। वर्ल्ड वॉर वन, दुनिया में वर्ल्ड वॉर वन कब से कब हुई, 1914 टू 1918 तक। 1914 टू 1918 तक दुनिया में क्या चलती है, वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो दो ग्रुप्स में बीच में हुई थी मेनली। मैं अभी बहुत सारी चीजें एलैबोरेट करूंगा, जरा सुनो। किस ग्रुप्स के बीच में हुई थी, एक था सेंट्रल पावर्स। एक ग्रुप जो था वो कौन सा था, सेंट्रल पावर्स। सही है। सेंट्रल पावर के वर्सेस जो था, दूसरा ग्रुप कौन सा था, एलाइज। सही है। दो ग्रुप्स के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। एक ग्रुप कौन सा था, सेंट्रल पावर्स। दूसरा ग्रुप कौन सा था, एलाइज। अब आप कहेंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो एक बेटा कनेक्शन बनाना होता है, देख रहे हो। मैं करेक्ट अगर डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दूं ना, बेटा यूनाइटेड नेशन ये था, इस टाइम फॉर्म हुआ, ये काम करता है, इस तरीके से दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, ये सब कुछ। तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना पूछे क्योंकि हमें पूछने की आदत नहीं होती, हम बचपन से हेजिटेट करते आए हैं और आप भी करते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मैं एक लिंक ब्रिज क्रिएट कर दूं। सही है। और बच्चे के डाउट्स जो उस लिंक ब्रिज के अंदर क्लियर हो जाए। सही है। या मैं उस लिंक से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस बना दूं कि बच्चे की जितनी अप्रोच तक बात है वो सारी कवर अप हो जाए। सही है। तो इसलिए ना यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद से होता है दुनिया के अंदर, या आया या फॉर्म फॉर्म हुआ। लेकिन वो कैसे आ गया था और उसके वजह क्या थी, वो बताने के लिए मुझे वर्ल्ड वॉर वन डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस मैं जब तक वर्ल्ड वॉर वन डिस्कस ना करूं, उस टाइम तक ये चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता है। सही है। मैं ऊपर ऊपर से भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता दूं। और इन डेप्थ बात को डिस्कस करना मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। सही है। अब जरा देखें, वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 टू 1918, ये आपने देख लिया, दो ग्रुप्स के बीच में हुई। आपने देख लिया वर्ल्ड वॉर वन हुई दो ग्रुप्स के बीच में, सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइज। अब दो मार्जिन में ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों मार्जिन को देखिएगा।
अब अगर आप देख रहे हो तो मैंने 5 एम्पायर्स का नाम लिखा है, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन ये 5 जो थे वो मेन एम्पायर्स थे, यानी कि आप कह लो जो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन रख के चल रहे थे, या जिनकी नाम जो था वो नाम ही एक तरीके से काफी नहीं होता। अब मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर भी जिक्र ये करा था कि देखो आपको दो मतलब तो पता होंगे, पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बाद, और प्री का मतलब होता है उससे पहले। वर्ल्ड वॉर टू कब खत्म होती है दुनिया में? 1945 में। 1945 के बाद दुनिया में इंपीरियलिज्म खत्म हो गई। इंपीरियलिज्म क्या होता है? एम्पायर्स। ये एक तरीके से इंपीरियलिज्म एंडेड इन 1945। सही है, ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और इंपीरियलिज्म क्या है? एक तरीके से इंपीरियलिज्म क्या है? जिसमें कौन होते हैं? एम्पायर्स होते हैं। सही है भाई। इंपीरियलिज्म एंडेड इन 1945, ये आप समझ लें। 1945 के बाद दुनिया में कोई एम्पायर नहीं बचा था। दुनिया में एम्पायर के अलावा एम्पायर खत्म हो गए और दुनिया में स्टेट्स आ गए। सही है, देख लो पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, या बाकी मुल्क जो है वो सारे स्टेट सिस्टम के अंदर चलते हैं। अब कोई प्रैक्टिस उस चीज को नहीं करता। सही है। अब दूसरी तरफ जो मुझे आपको बताना है वो ये कि दूसरी तरफ जो कंट्रीज थी वो कुछ ये थी। यूएसएसआर। सही है, यानी कि रशियन फेडरेशन बाद में टूट के रशिया अलग हो गया। सही है, तो ये रशियन फेडरेशन थी। ये भी बताऊंगा कि बाद में क्यों अलग हो गया, क्या मामला था। तो बहुत सारे मुल्क थे यूएसए, ये मैंने वो नाम लिख दिए जो बड़े बड़े नाम थे, समझ रहे हो? वैसे तो बहुत सारी पावर्स थी मेरे बच्चे, लेकिन ये मैंने कौन से नाम लिख दिए? वो नाम लिख दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते एक तरीके से। ये बहुत समझ गया, मैंने दो कॉलम्स ड्रॉ कर दिए एक तरीके से, समझ आ रहा है? सेंट्रल पावर्स एक तरफ वर्सेस एलाइज, ये ग्रुप था। ये क्या था? ये वो ग्रुप था जिसके बीच में लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर वन। सही है। अब एक तरीके से आपने समझ तो लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं और क्लियर इसको कर दूं, जरा 1 मिनट दें मुझे। अब हो गया क्लियर हो। सेंट्रल पावर वर्सेस एलआई। सेंट्रल पावर की एम्पायर्स आपने देख लिए कि सेंट्रल पावर के अंदर कौन कौन से एम्पायर्स जो थे वो मौजूद थे। फिर आपने दूसरी तरफ देख लिया कि दूसरी तरफ मेरे बच्चे क्या थी? एलाइज। यानी कि आपने ये भी देख लिया कि एलाइज के अंदर ताकतें कौन सी थी, या एलाइज के अंदर पावर्स जो थी वो कौन सी थी। सही है ना? ये वो दौर था जब दुनिया में कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म जो था वो प्रैक्टिस करा जाता था। सही है। अब वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी? वॉर स्टार्ट होने का कोई रीजन भी है ना, कि वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हो गई। अब वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? अब ये वो दौर था जब न्यूक्लियर वेपन दुनिया में इजाद नहीं था, एंड वेपन्स के अंदर उतनी एडवांसमेंट नहीं थी जितनी आज है। काफी हद तक बैकवर्ड था, क्योंकि हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर कुछ डिटेल ज्यादा थी। अब वॉर स्टार्ट कैसे होती है मैं वो हाईलाइट करूंगा कलर्स यूज करके, जरा देखो। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से वॉर स्टार्ट होती है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जहां से देखो टूट के दो मुल्क अलग अलग होते हैं, जब ये हार गए थे और इनका जब जीत फतह हो गई थी, इनको फतह जीत को कहते हैं, शिकस्त हो गई थी इनको, शिकस्त यानी कि हार को। तो जब इनकी हार हो गई थी तो ये दो अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गई। अगर आप आज गूगल करो तो बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी दो मुल्क है आज अलग अलग। तो ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर उन्हीं दो मुल्कों को बना के एक बहुत बड़ी सल्तनत थी।
और ये इस एम्पायर की जो लिस्ट बनी हुई है इसके अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर एम्पायर था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऊपर किसने हमला करा? एक तरीके से हमला वो ऐसे हो नहीं गया था, मैं बताता हूँ तो कैसे हुआ था, बताता हूँ। अरे मालिक, तो मैं जो पॉज ले रहा हूँ, मेरी तबीयत काफी खराब है तो मैं उस चीज की वजह से थोड़ा सा लेट लेट कर रहा हूँ। सही है, तो फुल या माइंड नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आई डोंट केयर। सही है। लाइबा हंस रही है, लाइबा को पता है क्योंकि हाँ बेटा, आपको बुरा तो नहीं लग रहा क्योंकि मैं वेट करा रहा हूँ, और अगर लग रहा है तो लगता रहे, आई डोंट केयर। सही है। ये लाइबा ने मुझे याद करा दिया मेरा स्टैंडर्ड डायलॉग। थैंक यू लाइबा, गॉड ब्लेस यू। अब वॉर स्टार्ट कैसे होती है मैं अब आपको बताऊं बेटा। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एक लॉर्ड थे, ये क्या लिख दिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एक लॉर्ड थे। लॉर्ड समझते हो, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट पोजीशन रन करने वाला, एक तरीके से पैसे वाला शख्स, या एक वजीर वगैरह। वो लॉर्ड जो थे वो गुजर रहे थे एक जगह से, और उस जगह का नाम जो था वो था सर्बिया। सर्बिया आज एक अलग कंट्री है और ये रशियन फेडरेशन की कंट्री है। सर्बियन एक्सट्रीमिस्ट ने क्या करा था, उस लॉर्ड का सर कलम कर दिया था, यानी कि उसके काफिले को पकड़ा, उसके पूरे काफिले को मार दिया। इस लॉर्ड का धड़ से सर जो था, एक तरीके से हिज हेड वाज स्मिटन, उसका सर अलग करने के बाद उसी के घोड़े पे उसका सर रख के जो था वो वापस भेज दिया था। इस तरीके से हुआ। सही है। अब ये किसके साथ उन्होंने कर दिया? एक ताकतवर एम्पायर के साथ। मतलब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कोई ऐसी मामूली ताकत नहीं था, वो एक बहुत बड़ी ताकत था उस वक्त। आप कह ले जैसे कि, अब इतनी बड़ी भी नहीं था जितनी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन समवेयर नियर। कितनी बड़ी? जैसे कि आज यूएस है, सही है ना। आज यूएस के साथ अगर कोई ऐसा कर दे तो यूएस उसके साथ क्या करेगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन वो यूएस से जितनी ताकत नहीं थी, वो उतनी बड़ी ताकत नहीं थी। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने क्या डिमांड करा? ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये समझ आ गया ना, AHE जो लिखा है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर डिमांडेड फ्रॉम रशियन फेडरेशन टू हैंड ओवर दी मर्डरर्स। सही है भाई, कि हमें वो मर्डरर्स हाथ में दें जिन्होंने ये सब कुछ करा है, क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये वो काफी हद तक ना वो मतलब लंबी हो गई बात। अब क्योंकि रशियन फेडरेशन की ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बनती नहीं थी, रशियन फेडरेशन की ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बनती नहीं थी, तो उन्होंने क्या बोल दिया, जो करना है कर लो, हम आपको नहीं देंगे। एंड रशियन फेडरेशन रिजेक्टेड, दो वो जानते भी नहीं थे एक्सट्रीमिस्ट कौन है जिन्होंने करा, लेकिन उन्होंने कहा बस नहीं दे रहे, जो भी करना है कर लो। रशियन फेडरेशन रिजेक्टेड एंड द वॉर बिगैन, और जंग स्टार्ट हो गई दुनिया में। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल हो गया। उसके बाद कलर देखते जाना, समझ आता जाएगा कौन कब कब आया। ऑटोमन एम्पायर, ये सारे एक साथ ही उतर गए मैदान के अंदर। सही है भाई। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की जंग स्टार्ट हुई, ऑटोमन एम्पायर भी साथ उतर गया, इटालियन एम्पायर भी, जर्मन एम्पायर भी, और बल्गेरियन एम्पायर भी। सही है, ये सारी अलग अलग कंट्रीज आज, इटली, जर्मनी, बल्गारिया। सही है। तो ये सारे अलग अलग मुल्क में। वहां से वहां से रशियन फेडरेशन के जो एलाइज थे, देखो एलाइज का मतलब क्या होता है, कंट्रीज के दोस्त। यूके, क्योंकि उस टाइम एक वर्ल्ड पावर था, रिकग्नाइज नहीं था लेकिन वर्ल्ड पावर था। यूके, चाइना, जापान, फ्रांस, ये भी जंग में हिस्सा लेने आ गए। यूएस ने जंग में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने कहा था मुझे जंग लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं ये बताऊंगा कि उसने जंग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करा था और वो क्यों इतना तगड़ा बना बाद में। सही है।
क्योंकि जंग लड़ने का फायदा क्या हो, नुकसान क्या होते हैं ये भी अभी बताता हूँ। तो ये जंग स्टार्ट हो गई है एंड इधर किलिंग चल रही है, उधर किलिंग चल रही है, बस जंग का रिजल्ट तो आपको पता है, वॉर बिगिन। तो इन शॉर्ट क्या स्टार्ट, मास किलिंग बिगिन। सही है भाई, बड़े पैमाने पे कत्लो गारत स्टार्ट दोनों तरफ। अब एलाइज क्योंकि ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उसके अंदर यूके भी था, चाइना, जापान, फ्रांस, सब सेंट्रल पावर्स किसी हद तक उनको हराने में कामयाब थे। यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, याद रखिएगा, यूएस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बिगिनिंग, बट लेटर ऑन यूएस वाज फोर्स्ड टू कम। सही है ना। तो वो कब आया, 1917 के अंदर यूएस आता है, 1917 बिल्कुल आखिरी साल, 1917 टू 1918 यूएस आता है। यूएस स्टेप्ड इन द वॉर जोन। सही है। यूएस जैसे ही आता है, क्योंकि यूएस एक अलग ही ताकत था उस टाइम की, फ्रेश था, उसने जंग अभी स्टार्ट नहीं करी थी, उसने जंग जस्ट अभी स्टार्ट करी, क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका ग्रुप क्योंकि हार रहा था बुरे तरीके से, तो उसको आना पड़ा, ना चाहते हुए भी आना पड़ा उस चीज को कवर अप करने के लिए। एंड यूएस के आते साथ जैसे ही यूएस ने कदम रखा, तो चीजें जो थी वो कंट्रोल में हो गई। यूएस ने जैसे ही कदम रखा, चीजें कंट्रोल में हो गई, और रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आता है कि सेंट्रल पावर्स लॉस्ट। बुरे तरीके से सेंट्रल पावर्स हारती हैं एंड एलाइज जीत जाते हैं। एलाइज वॉन, सेंट्रल पावर हारती हैं, एलाइज जीतते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो सेंट्रल पावर्स हारती हैं तो बहुत सारे सेंट्रल पावर्स के हिस्से जो थे वो कब्जे के अंदर आ गए थे। सही है। मैनी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल पावर्स वर कैप्चर्ड बाय एलाइज। बहुत हद तक उन्होंने जो था वो कब्जा कर लिया किसके ऊपर, सेंट्रल पावर की, जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के हिस्से कब्जे में आ गए, ऑटोमन एम्पायर टूटता है, ऑटोमन एम्पायर आपको पता होगा, पर्शिया, टर्की, ये सारे जो थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर काउंट होते थे। इस तरीके से ये मामला जो था वो स्टार्ट होता है। सही है भाई। एंड चीजें जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन होता क्या, देखो, जितनी ताकतें थी सबके अंदर ये सब कुछ जो था वो बटना चाहिए था। जैसे कि अगर इससे जो कैप्चर करे गए थे, यूके के पास भी जाएंगे, चाइना के पास भी, जापान के पास भी, फ्रांस के पास भी, यूएसएसआर के पास भी, यूएसए के पास भी, ये सारी कंट्रीज जो थी वो डिजर्विंग लाई करती थी कि ये अपने अपने कैप्चर्ड लैंड जो है वो क्लेम करेंगे। लेकिन जापान के साथ सिनारियो जो था वो अपसाइड डाउन हो गया। अब वो जापान के साथ सिनारियो कैसे चेंज होता है वो भी जरा मैं आपको बता दूं कि सबके पास हिस्से गए। सही है ना। अब जैसे आप समझ लें, आपने कुर्बानी करी, आपको हिस्सा नहीं मिला, आपका, आपकी तो हटी जाएगी ना, आप तो मतलब लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे कि मेरा गोश्त कहाँ है, या मेरा वो कहाँ है, जो भी मामलात होते हैं, मेरे पोर्शन का है। इसी तरीके से जापान की भी हट गई, तो जापानीज कौम भी नाराज हो गई, खफा हो गई। एंड जापान को, क्योंकि अब जापान अलग, तो अकेले से तो जंग लड़ नहीं सकता था सबसे, तो जापान को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जापान को चुपचाप जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है इस अनजस्ट को। सही है। अब रिजल्ट के अंदर एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, पहली दफा एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पहली दफा एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्या बनती है, पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और इस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, देखो, पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, दुनिया में अमन बरकरार रखना। सही है।
अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद यानी कि 1919 के अंदर एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनती, जिस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? द लीग ऑफ नेशंस। जिस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है वो कौन सी थी? द लीग ऑफ नेशंस। अब द लीग ऑफ नेशंस किस गोल के साथ बनती है? कि मैं दुनिया में क्या नहीं होने दूंगी? जंग नहीं होने दूंगी दोबारा। सही है ना? मतलब उसको एक तरीके से वर्ल्ड वॉर टू नहीं होने देनी थी। और अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैंने वर्ल्ड वॉर टू का नाम लिया, आपने पढ़ा भी है, तो वर्ल्ड वॉर टू दुनिया में हुई, इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस दुनिया में फेल हो गई थी। अब लीग ऑफ नेशंस का एलाइज के सारे मुल्क पार्ट थे, जापान नहीं था, और उसके अलावा यूएस ने पार्ट नहीं लिया था। यूएस अपने आप को सिर्फ बनाने में लगा हुआ था। वो इस तरीके की बिला वजह की चीजों के अंदर जिसकी कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं थी उसके अंदर पार्टिसिपेट उसने नहीं करा था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सही है? तो इस तरीके से ये मामला होता है। अब लीग ऑफ नेशंस बन गई, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका काम क्या है? दुनिया के अंदर मसले सुनना, उन मसलों को हल करना, जंग ना होने देना। काम क्या है? मसले सुनना, उन मसलों को हल करना, एंड जंग नहीं होने देना। ये काम था किसका? लीग ऑफ नेशंस का। अब इस तरीके से मामला जो थे वो स्टार्ट हो गए। फॉर्मेशन होती है एक पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की। उस पीस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या? द लीग ऑफ नेशंस। द लीग ऑफ नेशंस दुनिया में एक गोल के साथ आती है, एंड लीग ऑफ नेशंस गोल वाज टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन पीस। टू प्रिवेंट वॉर एंड टू मेंटेन पीस, यानी कि हम वॉर को प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे, दुनिया में जंग नहीं होने देंगे, एंड मेंटेनेंस किसकी करेंगे? पीस की। यानी कि मेंटेनेंस होगी, रेस्टोरेशन होगी किसकी? पीस की। अमन बरकरार रहेगा और जंग दुनिया में नहीं होगी। सही है? ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन कुछ ज्यादा टाइम तक ये चीज जो थी वो संभल नहीं पाई। कुछ ज्यादा टाइम तक ये चीज जो थी वो संभल नहीं पाई और मामला खराब हो गए। और मामला खराब हो गए, स्टार्ट तो हो गया लेकिन ये मामला जो थे वो खराब हो गए। एंड हम इन मामला को समझाने के लिए जाहिर सी बात है मुझे आपको वर्ल्ड वॉर टू पे लेके जाना पड़ेगा। यानी कि वर्ल्ड वॉर टू दुनिया की आखिरी जंग अजीम। उसके बाद अब तक दुनिया में दोबारा जंग नहीं हुई बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे हुई है। और वो मैं बताता हूँ क्यों हुई है और उसको रोकना क्यों मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से। 1939 में जंग स्टार्ट होती है। सही है? एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट डेट्स के साथ, 1 सितंबर 1939 जंग स्टार्ट होती है। खत्म कब होती है? 2 सितंबर 1945 तक। 1 September 1939 was the year when the war began, and it ends in 1945, and the exact date was 2 September. ये हो गया मेरे बच्चों वर्ल्ड वॉर टू का जिक्र। सही है भाई? अब यहाँ पे बातें समझा रही मुझे आपको वर्ल्ड वॉर टू की। वर्ल्ड वॉर टू दुनिया में स्टार्ट हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है आपने देखा अगर वर्ल्ड वॉर वन दो ग्रुप्स के बीच में हुई है तो लाइकली यही होगा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी। एंड देयर श्योरली विल बी
टू ग्रुप्स जिनके बीच में ये वॉर होगी, दो ग्रुप्स होंगे जिनके बीच में ये वॉर होगी, एंड उसको कैटर करना, देखना, सुलझाना, ये सारी चीजें जो है वो फोकस करी जाएंगी। एक तरीके से इस तरीके से का ही मामला चलेगा। लेकिन अब दो ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक ग्रुप जो था एलाइज, जो वहीं से चलता हुआ आया। एक्सेस। अब दो ग्रुप्स आ गए मेरे बच्चे, कौन से? एलाइज वर्सेस एक्सेस। अब आप कहेंगे ये तो चेंज हो गया मामला। जी बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं जरा समझा दूं, जरा कुछ चीजें पहले लिख दूं, फिर देखता हूँ टाइम बचेगा तो इलैबोरेट करता हूँ। एलाइज में कौन कौन थे? यूके एज यूजुअल, चाइना, रशिया, फ्रांस, पोलैंड। पोलैंड ने जंग लड़ी नहीं थी, बहुत माइनर सा पार्ट था, लेकिन पोलैंड से जंग स्टार्ट होती है तो लिखना जरूरी था। मैं बड़े बड़े मुल्कों के नाम लिख रहा हूँ। यूएसए, सही है, ये सारे मुल्क थे जो बड़े पैमाने पे थे और इन्होंने अपना रोल जो था वो प्ले करा था। सही है भाई, ये आ गए। दूसरी तरफ कौन, जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी जर्मनी। फिर एक अनएक्सपेक्टेड नाम, वो कौन? जापान। जापान दूसरी तरफ क्यों चला गया? क्योंकि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में आपको रीजन बताया कि उसको टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं मिली थी, तो जापान ने बड़ा बुरा हाल कर दिया था। जापान का साथ भी बुरा हुआ था, तो उसने इस तरीके से इटली, बल्गारिया, इटली, रोमेनिया, इस तरीके से काफी सारे मुल्क थे। ये वो कंट्री थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट थी, मेजर तौर पे। सही है भाई। कोई मसला यहाँ तक होगा तो मुझे मैसेज करके पूछ लिएगा। सबको पता है ड्रिल क्या हम फॉलो करते हैं। सही है, ये हो गया, काफी हद तक बातें बता दी। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सैटरडे वाली क्लास में। यहाँ तक सारी चीजें कॉपी कर लिएगा जरूर, ये जितना भी मैंने लिखवाया है, और इसको मेमोराइज अच्छे से कर लिएगा, ताकि अगले दिन का मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा बना के समझा दूं कैसे क्या क्यों कब। ओके, चले जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।